बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। यूरिनरी एलिमिनेशन के पार्ट 1 में हमने बात की थी एनाटॉमी एंड फंक्शन के बारे में एंड हमने डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। नाउ पार्ट 2 में हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन के बारे में एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन को डिस्कस करेंगे एंड हम बात करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम को प्रोमोट करने के लिए हम फर्दर क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं। So let's start with common problems of urinary elimination. Urinary retention first है urinary retention एक कंडीशन है जिसमें ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाता और यूरिन का एक्यूमुलेशन होता है जिसकी वजह से ब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड हो जाता है। जब ब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड हो जाता है तो डेट्रूसर मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ख़त्म हो जाती है जो और भी यूरिन एलिमिनेशन को मुश्किल बना देती है। यूरिनरी रिटेंशन के कॉमन काजेज में प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी यानी एनलार्जमेंट, सर्जरी और कुछ मेडिकेशंस शामिल हैं। पोस्ट सर्जरी एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो कि यूजुअली सर्जरी के 2 से 4 घंटे के बाद होता है। क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन की वजह से पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और यूरिथ्रल या पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट को ओवरफ्लो का इनकॉन्टिनेंस का भी सामना हो सकता है जिसमें वो बार बार 25 से 50 ml यूरिन एलिमिनेट करता है। जब ब्लैडर को फील किया जाता है तो वो फर्म और डिस्टेंडेड होता है और कभी कभी मिड लाइन से एक साइड पर शिफ्ट भी हो जाता है। सेकंड है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई। यूटीआई एक कॉमन इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर ई कोलाई यानी एस्केरिकिया कोलाई नाम के बैक्टीरियम की वजह से होता है जो नॉर्मली कॉलॉन में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक में इंटर करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। थर्ड पे है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन का इनवॉलेंट्री लीकेज एक कॉमन हेल्थ इशू है जो सिर्फ इन्फेंट्स में नॉर्मल होता है। ये एक सिम्टम्स है जो कोई डिजीज नहीं है। एस्टिमेट किया जाता है कि दुनिया में 20 मिलियन वुमेन और 6 मिलियन मैन कभी न कभी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का सामना करते हैं। नाउ हम वन बाय वन हर एक के सिम्टम्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूरिनरी रिटेंशन के सिम्टम्स। इसमें हमें जो है डिफरेंट सिम्टम्स फील होते हैं लाइक प्रेशर फीलिंग यानी जैसे कि दबाव का एहसास होना, डिस्कम्फर्ट और पेन, तकलीफ या दर्द एंड टेंडरनेस ओवर द सिम्फिस प्यूबिस यानी सिम्फिस प्यूबिस के ऊपर जो है दर्द आपको फील होगा, रेस्टलेसनेस एंड डायफोरेसिस एंड नो यूरिन आउटपुट और सेवरल आवर्स यानी कई घंटों के बाद भी यूरिन का ना आना एंड इन सम केसेस फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है, अर्जेंसी हो सकती है यानी आपको स्ट्रॉन्ग अर्ज फील होगी या स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट सिम्टम्स में से एक सिम्टम ये भी आता है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होगा यानी एक इंडिविजुअल को जो कि पेशेंट है जिसको यूरिनरी इंटेंशन हुआ है उसको बार बार ये फील होगा कि उसका ब्लैडर जो है कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ। सेकेंड है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो पहले हम पढ़ते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कॉमन काजेस क्या है। तो सबसे कॉमन काज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का है ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि कॉलॉन में मौजूद होता है लेकिन सम टाइम ये हमारे यूरिनरी सिस्टम में इंटर हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें क्या होता है जब हम यूरिनरी ट्रैक में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, सो क्या होता है कि पॉसिबल है कि उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारी यूरिनरी सिस्टम में कोई बैक्टीरिया इंटर हो जाए और वो इन्फेक्शन कॉज करे। नेक्स्ट है यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस यानी जब आपका यूरिन या स्टूल के ऊपर वॉलेंट्री कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। या पुअर पीरियड हाइजीन प्रैक्टिस यानी आप सफाई का खास या सही ख्याल नहीं रखते। लास्ट है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट होता है तो उनको पॉलिश कैथेटर या सिलिकॉन कैथेटर जो है लगाया जाता है
जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। यानी अगर वो फोलिस कैथेटर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता, ठीक है, हाइजीनिक तरीके से उसका यूज़ नहीं किया जाता, एसेप्टिक तरीके से उसको पास नहीं किया जाता, तो पॉसिबल है कि उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया लग जाए, ठीक है, और वो अगर हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो इन्फेक्शन भी, बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर चला जाए और वो इन्फेक्शन काज करे। सो इसको कहते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कॉटी। नाउ सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर किसी को यूटीआई हो तो उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह हो सकते हैं। सबसे पहले जब यूरिनेट करते हैं तो बर्निंग या पेन फील होता है, जिसे डिसयूरिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि पेशेंट को बार बार बाथरूम जाने का अर्ज हो, चाहे ब्लैडर ऑलरेडी एम्प्टी हो। यूरिन का रंग बदल जाता है और वो क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग हो सकता है, यानी उसे बुरी स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी। अगर यूटीआई ज़्यादा सीवियर हो तो मेंटल स्टेटस में भी चेंजेस आ सकती हैं, जैसे कंफ्यूजन या डिसओरिएंटेशन। ह्यूमिचूरिया भी हो सकता है, मतलब यूरिन में खून का निकलना। इसके अलावा फीवर और चीज़ भी हो सकते हैं। अगर किसी को लोअर बैक या पेल्विक या ब्लैडर रीजन में पेन फील होता है तो ये यूटीआई का इंडिकेशन हो सकता है। लास्ट आता है हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जैसे हमने पहले बात की कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन का इनवॉलंटरी लीकेज, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कई टाइप्स है। सबसे पहले हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तब होता है जब पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं, और इस कंडीशन में जो है अगर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यूरिन लीक हो सकता है। लाइक अगर हम लाफिंग करते हैं, कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं या कोई भी बॉडी मूवमेंट करते हैं, तो इस तरह के एक्शंस के साथ जो है बॉडी का इनवॉलंटरी यूरिन लीक हो जाता है, क्योंकि इसके साथ एब्डोमेन का प्रेशर इंक्रीज होता है। ये प्रॉब्लम वुमेन्स में ज़्यादा होता है, खासकर चाइल्ड बर्थ के बाद या मेनोपॉज के बाद। मेन में ये प्रोस्टेट की रिमूवल के बाद ये इश्यूज आ सकते हैं। सेकंड है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जहां एक इंडिविजुअल को बहुत जोर का अर्ज होता है, यानी उसको फीलिंग आती है कि उसको यूरिन करना है, और वो उसके बाद अपने आप को रोक नहीं सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये लीकेज, और इसकी वजह से लीकेज हो जाता है, और ये लीकेज जो है स्मॉल अमाउंट से लेकर लार्ज अमाउंट तक हो सकती है। थर्ड है मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में दोनों, यानी स्ट्रेस और अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स होते हैं। ये मिडिल एज और ओल्डर वुमेन में काफ़ी कॉमन है, और ट्रीटमेंट यूजुअली इसी बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो टाइप है वो ज़्यादा बॉदरसम है, कौन सा जो है टाइप वो ज़्यादा डोमिनेंट है, उसी को पहले ट्रीट करना होता है। लास्ट है ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में कंटिन्यूअस यूरिन लीकेज होता है जब ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाता। ये मेनली मेन में देखा जाता है जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के शिकार होते हैं, या फिर उन लोगों में जिनमें न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जिनमें होगी, तो उनमें ये वाला टाइप जो है ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। जब किसी को न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है तो वो ब्लैडर की फुलनेस को फील नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने यूरिनरी स्फिंक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते, और फ्रीक्वेंट इनवॉलंटरी यूरिनेशन होता है उनका। यूरिनेशन, यूरिनेशन, बैक्चुरेशन और वॉइडिंग, ये तीनों टर्म्स का एक ही मतलब है, यानी ब्लैडर का खाली होना या यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना। ब्लैडर नॉर्मली 400 से 600 ml तक यूरिन होल्ड कर सकता है। जब ब्लैडर इतना फिल हो जाता है तो अर्ज फील होती है कि वॉशरूम जाना है। नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन पूरे दिन में अराउंड 1500 ml से 2000 ml पर डे होती है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट को हम कैलकुलेट करते हैं 1 ml पर kg पर आवर के हिसाब से। मतलब अगर एक पेशेंट का वेट 60 kg है तो नॉर्मल आउटपुट 60 ml पर आवर होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल चीज़ याद रखनी है, अगर यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम हो तो ये रिपोर्टेबल कंडीशन है।
इसका मतलब ये है कि क्विकली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये किसी सीरियस प्रॉब्लम जैसे कि डिहाइड्रेशन, रीनल फेलियर या डिक्रीज परफ्यूजन का इंडिकेशन हो सकता है। इसलिए यूरिनरी आउटपुट को मॉनिटर करना, एक्यूरेटली कैलकुलेट करना और टाइमली रिपोर्ट करना नर्सिंग असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ अब हमारे पास अगर कोई पेशेंट यूरिनरी सिस्टम की कंप्लेंट्स के साथ आता है तो हम उसके ऊपर नर्सिंग प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो नर्सिंग प्रोसेस के जैसे हमें पता है कि डिफरेंट 5 स्टेप्स है। सो उसमें फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट, ठीक है। सो हमने असेसमेंट कैसे करनी है, तो नंबर 1 है हम उसकी हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन के बारे में पूछेंगे और सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी अल्ट्रेशन के बारे में पूछेंगे। सेकंड है असेसमेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, यानी हम उसके यूरिन के करेक्टरिस्टिक को के बारे में पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेंगे और अगर वो हमें यूरिन का सैंपल देता है तो हम खुद भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम असेस करेंगे। थर्ड है मेजरिंग ऑफ इनटेक एंड आउटपुट। ये तभी हो सकता है जब हमारे पास कोई पेशेंट एडमिटेड हो। सो अगर हमारे पास यूनिट में कोई पेशेंट एडमिटेड है तो हमने उसके इनटेक एंड आउटपुट का ख्याल रखना है। एंड में हम हर एक को डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर हमने इनटेक एंड आउटपुट का ख्याल रखना है तो इनटेक में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी एंड आउटपुट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड। सो नर्सिंग असेसमेंट में हम पेशेंट से डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछेंगे, वार्डिंग पैटर्न के बारे में पूछेंगे, यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेंगे और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वार्डिंग पैटर्न के बारे में। आपको पेशेंट से ये पूछना होगा कि वो दिन में कितनी बार वॉशरूम करने जाते हैं, क्या उनका यूरिनेशन के पैटर्न में कोई रिसेंट चेंजेस आए हैं और क्या उन्हें रात को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। और फिर हम यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं, क्या पेशेंट को यूरिन करते वक्त कोई तकलीफ होती है, क्या उन्हें बहुत कम अमाउंट में यूरिन आता है, क्या बार बार अर्जेंसी फील होती है या पेन होता है या यूरिन स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, क्या यूरिन ड्रिबलिंग होती है यानी यूरिन का कतरे कतरे गिरना या ब्लैडर का प्रॉपरली खाली ना होना या लीकेज होती है, क्या उनके पास कोई हिस्ट्री है पास्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की या सर्जरीज की। और लास्ट में हम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में पूछते हैं, क्या पेशेंट को कोई ऐसी मेडिकेशन दी जा रही हैं जो कि यूरिनरी आउटपुट को अफेक्ट करते हैं, क्या उनकी फ्लूइड इनटेक काफ़ी है या कुछ स्पेसिफिक ड्रिंक्स उनकी यूरिनरी पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, क्या पेशेंट स्ट्रेस या एंजाइटी फील कर रहा है जो उनके यूरिनेशन पर असर डाल रहे हैं, क्या कोई क्रॉनिक कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडिस या हाइपरटेंशन जो यूरिनरी फंक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं और उन्हें कोई प्रीवियस प्रोसीजर किए गए हैं उनके ऊपर जो कि यूरिनरी सिस्टम के रिलेटेड हो। ये सब फैक्टर्स को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए हम पेशेंट की यूरिनरी हेल्थ को बेटर असेस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, ये टेबल नॉर्मल एडल्ट यूरिन के बेसिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। सो अगर ये इसे नॉर्मल रेंज में है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे कम है और ज़्यादा है तो पॉसिबल है कि उस इंडिविजुअल को कोई इशू है, ठीक है। सो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। अमाउंट, एक एडल्ट नॉर्मली जो है 2500 टू 3000 ml पर डे यूरिन एक्सक्रीट करता है। अगर इससे ज़्यादा है या कम है तो किसी मेडिकल कंडीशन को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। नंबर 2 है कलर। नॉर्मल यूरिन का कलर स्ट्रॉ या अंबर कलर होता है यानी लाइट येलो कलर का। अगर कलर डार्क हो जाए, क्लाउडी हो जाए या रेड हो तो उसका रीज़न इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। नंबर 3 क्लियरिटी, नॉर्मली यूरिन जो है ट्रांसपेरेंट होता है, अगर क्लाउडी है या टर्बिड है तो पॉसिबल है कि उस इंडिविजुअल को कोई इन्फेक्शन हो। नंबर 4 है स्टेरिलिटी, हेल्दी यूरिन स्टेराइल होता है, इसका मतलब है कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया नहीं होते। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है इन्फेक्शन है जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिफ्थ है पीएच, यूरिन का पीएच 4.5 से 8 तक होता है, ये बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। डाइट और हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक पीएच चेंज हो सकता है, जिसे कि डीकेए में फैट ब्रेकडाउन से कीटोन्स बनते हैं जो एसिडिक होते हैं और ये यूरिन का पीएच लो कर देते हैं। इस वजह से यूरिन ज़्यादा एसिडिक होता है।
नंबर 6 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बताता है कि यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.01 से 1.025 तक। अगर ये लो हो तो यूरिन डाइल्यूटेड है। ठीक है, और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। ठीक है, मतलब कि पेशेंट ने इनटेक ऑफ फ्लूइड बहुत ज़्यादा किया है या आउटपुट ऑफ फ्लूइड बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर बहुत डार्क है और यूरिन जो है बहुत डाइल्यूटेड है, मतलब उसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साल्ट्स की, मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि फ्लूइड का अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, वो जो है कॉन्सेंट्रेटेड होगा। लेकिन अगर उसने बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक किया है, ठीक है, जैसे उसको गर्मी लगी, उसने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, या उसको गलती से हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आईवी फ्लूइड मिल गया, तो पॉसिबल है कि उसका यूरिन डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, ग्लूकोज, नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता। अगर ग्लूकोज है तो ये तो डायबिटीज़ मेलाइटिस का इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है, नंबर 8 है कीटोन्स। कीटोन्स भी नॉर्मली यूरिन में नहीं होते। अगर कीटोन्स प्रेजेंट हो तो इसका मतलब हो सकता है कि बॉडी में फैट्स को बर्न कर रहा है, जैसे स्टारवेशन या अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो सकता है। नंबर 9 है ब्लड, नॉर्मल यूरिन में ब्लड नहीं आता। अगर आया तो ये किसी इंजरी, इन्फेक्शन या किडनी स्टोन्स का जो है इशू हो सकता है। असेसमेंट ऑफ इनटेक एंड आउटपुट, अब हम ये क्यों करते हैं? इसका पर्पस ये होता है कि पेशेंट की ब्लैडर एम्प्टिंग, किडनी फंक्शन और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को असेस करना। ठीक है, ये एक्यूरेट तभी हो सकता है जब पेशेंट और उसकी फैमिली मिलकर नर्स या डॉक्टर की हेल्प करें। ठीक है, उनका साथ दे, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे। सो हमारे पास इनटेक में वो चीज़ें आती हैं जो पेशेंट ने ली हैं। ठीक है, सो इनटेक थ्रू ओरल भी हो सकता है, इंट्रल भी हो सकता है, पेरेंट्रल भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर हम ओरल की बात करें तो उसमें आता है पानी, जूस, चाय या कोई भी पीने वाली चीज़। ठीक है, इंट्रल फीडिंग्स में हमारे पास नेजोगेस्ट्रिक या पेट ट्यूब के जरिए कोई भी फूड दी गई हो तो उसके अमाउंट हम मेंशन करते हैं। पेरेंट्रल फ्लूइड्स में अगर ड्रिप के जरिए कोई फ्लूइड दी जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं पेरेंट्रल फ्लूइड। नेक्स्ट है आउटपुट। ठीक है, सो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट में वो चीज़ें जो बॉडी से बाहर आए, सो यूरिन, लिक्विड डायरिया, वॉमिटिंग, वूंड ड्रेन्स, इस सब में जो है फ्लूइड या लिक्विड जो है बॉडी से बाहर आता है। सो इनका कितनी बार वो प्रोसेस हुआ और उसमें कितने अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस हुआ, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। जब इनटेक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो आउटपुट के, ये नहीं अगर उसने 1500 ml इनटेक किया और उसने जो है ऑलमोस्ट 1200 ml या 1300 ml आउटपुट दिया, इट मीन्स कि इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली तो इक्वल ही है। ठीक है, तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उसने इनटेक बहुत ज़्यादा किया, लाइक उसने 2000 ml इनटेक किया लेकिन उसने आउटपुट ओनली 300 दिया, तो इट मीन्स कि उसने उसमें कोई इशू है, क्योंकि उसका आउटपुट नहीं हुआ तो वो बॉडी में कहीं पर सेव हो गया है। तो इसको आइडेंटिफाई करना और रूल आउट करना कि क्या इशू है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है कि हम इनटेक इन आउटपुट को जो है स्ट्रिक्टली मेंटेन करें और इनको एंड ऑफ द डे जो है कैलकुलेट करें। इनटेक एंड आउटपुट इक्विपमेंट्स, ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू जो है हम मेजर करते हैं कि उसने कितना आउटपुट दिया। ठीक है, अगर उसको पेशेंट को फॉलीस कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसके बैग में कितने अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, 50 ml है, 20 ml है। ठीक है, या अगर पेशेंट जो है कैथेटर नहीं लगा और वो बेड पेन या इस तरह का यूरिन यूज कर रहा है, तो उसका जो यूरिन है उसको हम किसी मेजरिंग जग में, ठीक है, ये मेजरिंग जग है, इसमें डाल देंगे और मेजर करेंगे कि ये आउटपुट कितना है, एंड देन हम अपने पास डॉक्यूमेंट कर लेंगे। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, जैसे हमने पहले बात की कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एक कंप्लीट फॉर्म है जिसमें हम पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं और इसने बॉडी के तकरीबन हर एक सिस्टम को कवर किया है। सो यूरिनरी एलिमिनेशन के रिलेटेड जो पैटर्न है वो जेनेटो यूरिनरी पैटर्न है। इसमें यूजुअली पेशेंट की जो है ब्लैडर को असेस किया जाता है कि ब्लैडर सॉफ्ट है,
उसको अर्जेंसी फील होती है, ब्लैडर डिस्टेंडेड है, या वो जो है बार बार रात को वॉशरूम जाता है, यही नोक्चोरिया है, इनकॉन्टिनेंस है कि वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर रहा, ओलिगोयूरिया है, ये नहीं कि उसका यूरिन आउटपुट बहुत कम है, ठीक है, या पोलीयूरिया है कि उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, और हम उसमें जो है पेशेंट ने 24 आवर में कितना इनटेक इन आउटपुट किया है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्लियर है, क्लाउडी है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ब्लडर ब्लडी है, यूरिन आउटपुट किस तरीके से हो रही है उसको भी हम देखते हैं, फॉलिस है, कॉन्डोम लगा है, यूरोस्टोमी लगी है, अभी करंटली कौन सी मेडिसिन ले रहा है, क्या नर्सिंग डायग्नोज है और उसको कौन सी टीचिंग दी गई है या किसकी ज़रूरत है, तो वो सब हम इस फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में लिख देते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस असेसमेंट के बाद अब हम आइडेंटिफाई करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को, यानी वो प्रॉब्लम जो नर्स ने आइडेंटिफाई की है पेशेंट के बिहेवियर से, सिम्टम्स से और कंडीशंस को देखकर उसने एक इशू आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये पेशेंट को अभी एक्टिव इशू है, ठीक है। सो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स की बेस के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स के ऊपर डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं। लाइक सेल्फ केयर डेफिसिट जो है या टॉयलेटिंग का इशू किस वजह से हो सकता है, पेशेंट खुद से वॉशरूम नहीं जा सकता या हेल्प की ज़रूरत होती है, इस वजह से हाइजीन मेंटेन नहीं होती और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। सो हम कहेंगे कि पेशेंट को सेल्फ केयर डेफिसिट है, ठीक है, तो ये हमारा नर्सिंग डायग्नोज हो गया। सेकेंड है स्ट्रेस इनकॉन्टेंस, यानी पेशेंट को जब कफिंग, स्नीजिंग या थोड़ी सी एफर्ट करने पर यूरिन लीक होती है तो इसे कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टेंस। तो अगर हमारे पास इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आता है तो हम कहेंगे कि इसका नर्सिंग डायग्नोज है स्ट्रेस इनकॉन्टेंस। थर्ड है डिस्टर्ब स्लीप सेल्फ एस्टीम, ठीक है, ये नहीं बार बार टॉयलेट की हेल्प लेना या इनकॉन्टिनेंस की वजह से पेशेंट को एम्बेरसमेंट महसूस होती है, इस वजह से पेशेंट का कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। सो अगर इस तरह के इशू के साथ पेशेंट आया है, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे जो है अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो हम इसके लिए एक डायग्नोज बना सकते हैं डिस्टर्ब सेल्फ एस्टीम, ठीक है। नंबर 4 है सोशल आइसोलेशन, यूरिन कंट्रोल ना होने की वजह से पेशेंट गैदरिंग अवॉइड करता है और दूसरों से मिलना जुलना बंद कर देता है, ठीक है। तो हम इसका डायग्नोज देखेंगे डिस्टर्ब सेल्फ एस्टीम, सॉरी सोशल आइसोलेशन। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स और कंप्लेंट्स के ऊपर हम डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन आता है नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए नर्सिस को, ठीक है, ताकि वो अपना नर्सिंग केयर प्लान इम्प्लीमेंट कर सके। सो फर्स्ट है मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, पेशेंट को इनकरेज करने के वो दिन में तकरीबन 1.5 लीटर टू 2 लीटर फ्लूइड इनटेक करे ताकि ब्लडर वेल फंक्शन हो और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए। नंबर 2, रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प विद टॉयलेटिंग ASAP, मतलब एज सून एज पॉसिबल, डोंट होल्ड यूरिन टू लॉन्ग। जब पेशेंट हेल्प मांगे टॉयलेट जाने के लिए तो उसकी मदद करना जल्दी चाहिए, यानी उसकी जल्दी हेल्प करना चाहिए, यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड करना सही नहीं होता, इससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और पेशेंट को जो है डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नंबर 3 है मेंटेन प्राइवेसी, ठीक है, टॉयलेटिंग के दौरान पेशेंट की प्राइवेसी को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इससे पेशेंट की डिग्निटी और कंफर्ट मेंटेन होती है और वो ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। नंबर 4, मेंटेन नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन फॉर वार्डिंग, स्पेशली फॉर फीमेल्स। जब भी पॉसिबल हो फीमेल पेशेंट को नेचुरल पोजीशन में वार्डिंग के लिए असिस्ट करें, जैसे सिटिंग या स्क्वाटिंग पोजीशन, ये ब्लैडर को पूरी तरह एम्प्टी करने में मदद देता है। नंबर 5, कीगल एक्सरसाइजेज, पेशेंट को सिखाएं कि वो कीगल एक्सरसाइजेज करें, ये पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नंबर 6 है कीप जेनिटल एरिया क्लीन, स्पेशली फॉर फीमेल्स, वाइप फ्रंट टू बैक, ठीक है। सो हर वाइडिंग के बाद सफाई मेंटेन करना ज़रूरी है, फीमेल्स को गाइड करें कि वो फ्रंट टू बैक वाइप करें ताकि बैक्टीरिया जो है हमारे पास कोलॉन से जो है यूरिनरी सिस्टम में इंटर ना हो। मेंटेन नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन फॉर बेड पेन, जैसे हमने पहले बात की कि अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है या अगर कोई पेशेंट घर में भी है और उसको बेड पेन यूज़ करना है तो उसको प्रॉपर हम टीचिंग दें कि वो बेड पेन कैसे यूज़ करेगा, ठीक है।
सो अगर पेशेंट बेड बाउंड है तो बेड पेन यूज़ कर रहे हैं तो नर्स का काम है कि उसे मैक्सिमम नॉर्मल पोजीशन में असिस्ट करें ताकि ब्लैडर इजीली एम्प्टी हो। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हेड ऑफ द बेड जो है थोड़ा एलिवेट करेंगे ताकि पेशेंट थोड़ा अपराइट या सेमी फाउलर पोजीशन में आए, ठीक है। लेग्स को थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, ताकि बॉडी का प्रेशर बैलेंस हो सके। बेड पेन को सही जगह पे रखना और पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन से ब्लैडर को पूरी तरह एम्प्टी करना ईजी हो जाता है और यूरिनरी रिटेंशन की जो है चांसेस कम हो जाते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस, ठीक है, पेल्विक मसल्स एक्सरसाइजेस भी इसको कहते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करते हैं, ठीक है, जो कि यूजुअली ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम को सपोर्ट करते हैं। ये एक्सरसाइजेस ब्लैडर कंट्रोल, सेक्सुअल फंक्शन और पेल्विक ऑर्गन्स को जो है सपोर्ट करने में मदद देते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस करने के लिए पेल्विक मसल्स को टाइटन और रिलैक्स करते हैं, जो टाइम के साथ जो है इन मसल्स को फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। लास्ट में आता है कि हम पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम की प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको डिजीज से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो पेशेंट एजुकेशन फॉर हेल्दी ब्लैडर में हम क्या करेंगे, इसकी जिम्मेदारी जो है मोस्टली नर्सेज की होती है कि नर्सेज जो है पेशेंट को एजुकेट करें। सो पेशेंट को बताएं कि पानी जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ठीक है। इसके लिए जो है रोज़ाना 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए ताकि आपका ब्लैडर अच्छी तरह काम करे और टॉक्सिन्स इजीली और जल्दी जल्दी अपनी बॉडी से रिमूव हो सके, ठीक है। फीमेल्स को यूरिनेशन के बाद यूरिनरी मीडिएटर्स से एनस की तरफ सफाई करनी चाहिए ताकि बैक्टीरिया का रिस्क कम हो कि वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इंटर हो सके। पीरिनियल और जेनिटल एरियाज की सफाई पर भी ख़ास ध्यान रखना चाहिए। पाउडर्स या हार्श केमिकल्स के इस्तेमाल ना करें और हमेशा जो है कॉटन अंडरगारमेंट्स का यूज़ करें, ठीक है। नंबर 4 है नॉक्चोरिया, ठीक है, रात को बार बार यूरिन आना। इससे बचने के लिए नींद से कम 2 घंटे पहले फ्लूइड्स का इंटेक स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। लास्ट है ऑब्टेन मेडिकल असिस्टेंस इफ बर्निंग कंपनीज वार्डिंग और इफ़ द यूरिन चेंजेस कलर, क्लियरिटी, ऑर्डर और अमाउंट। अगर यूरिनेशन के दौरान जलन हो यानी बर्निंग हो, ठीक है, यूरिन का रंग जो है वो चेंज हो, ठीक है, या उसकी स्मेल में कोई चेंजेस आए, ठीक है, या उसकी करेक्टरिस्टिक्स और में इसमें जो है क्लियर ना हो, तो अगर इस तरह की सिम्टम्स वाइल यूरिनेशन आपको फील हो रहे हैं, ठीक है, सो आपने क्या करना है, फ़ौरन मेडिकल असिस्टेंस लेनी है। ये एक केस सिनेरियो है, ठीक है। आप इसको रीड करें और आप इसमें बताएं कि कौन कौन से सिम्टम्स जो है यूरिनरी सिस्टम के रिलेटेड हैं, ठीक है, पर्टिनेंट टू यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और आपने इस सिनेरियो में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अल्टरेशन काज कर रहे हैं यूरिनरी पैटर्न में, ठीक है। सो चलिए आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसको हम समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। देन हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स यूरिनरी एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि ग्रोथ अफेक्ट करता है और साइकोसोशल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फ्लूइड हम कितना ले रहे हैं या फूड हम कौन सा ले रहे हैं, क्या हमारी बॉडी में कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है या हम कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन से हमें क्रॉनिक कंडीशंस हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, ये सब फैक्टर जो है हमारी यूरिनरी एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं। देन हमने बात की थी कॉमन डिजीज़ के बारे में, जिसमें हमने यूरिनरी रिटेंशन को डिस्कस किया था, यानी यूरिन जो है बॉडी के अंदर स्टे करता है। और देन हमने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में की थी एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि बॉडी जो है इनवॉलेंट्री यूरिन लीकेज होता है, ठीक है। देन हमने बात की थी कि हमने इनटेक एंड आउटपुट जो है मेजर करना है, स्ट्रिक्टली मेजर करना है, और अगर हमारे पास यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर होता है तो हमने इसको रिपोर्ट करना है। हमने कहा था कि यूरिनेशन के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए कि हमें नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन मेंटेन करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और हमने एंड में बात की थी कि अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी रिटेंशन के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो हमने क्या करना है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स के बारे में उनको टीच करना है, जिनको हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेज। ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स, ब्लैडर्स, रेक्टम के मसल्स, ठीक है, और इससे जो सिम्टम्स हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं।
So thank you for watching the video.